नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूट्यूबर और अपनी वेबसाइट चलाने वालों पर सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर चुकी है। सरकार ने आईटी एक्ट के तहत नए नियम बनाए हैं। इन नियमों के बारे में कहा जा रहा है कि आचार संहिता के नाम पर डिजिटल मीडिया का गला घोंटा जा रहा है। मीडिया को गोदी मीडिया बना देने के बाद जो भी जगह बची थी वो स्वतंत्र यूट्यूब और अपना चैनल चलाने वालों के कारण बनी थी। सरकार के झूठ को चुनौती मिल रही थी। सरकार अगर अफवाहों और सांप्रदायिक खबरों को लेकर चिंतित रहती तो उन पर कार्रवाई करती। वो ऐसा करके नहीं, क्योंकि इससे उसकी राजनीति को फायदा होता। सरकार आचार संहिता के नाम पर आस्था का हथियार अपने पास रखना चाहती है। उसके समर्थक और नेता खुद दूसरों की आस्था पर हमले करेंगे, तब सरकार के ये कानून अनदेखे कर देंगे। आईटी सेल के जरिए सोशल मीडिया पर गंद फैलाने का काम किसने किया और उससे किसे लाभ हुआ, यह सब जानते हैं। आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि नए आईटी सेल्स के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दो वर्गों में बांटा गया है, एक मध्यम वर्ग और दूसरा प्रमुख मध्यस्थ। 50 लाख या इससे ज़्यादा यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएटरी कहलाएंगे और उन पर कुछ अतिरिक्त जवाबदेही होगी। पहली, उन्हें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इसका काम नए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। दूसरा, उन्हें एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी रखना होगा जिस पर 24 घंटे कानूनी एजेंसियों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा बाकी मध्यस्थों की तरह उन्हें भी एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो शिकायत निवारण तंत्र का काम देखेगा। इन कंपनियों को हर महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी देनी होगी। इसमें उन्हें बताना होगा कि कितनी शिकायतें आई और उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई। इस व्यवस्था को बनाने के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख यानी 25 फरवरी के बाद 3 महीने तक का वक्त तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से सोशल मीडिया पर आम आदमी का सशक्तिकरण होगा। सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इन नियमों से संबंधित अधिसूचना को उसने असाधारण श्रेणी में रखा है, यानी उसे प्रकाशित करने के लिए जरा भी इंतजार नहीं किया गया। नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को जरूरत पड़ने पर सरकार को यह जानकारी भी देनी होगी कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की। जैसे कि रविशंकर प्रसाद का कहना था, किसने खुराफात शुरू की, ये आपको बताना पड़ेगा। ये खुराफात अगर भारत के बाहर से हुई है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसा आदेश या तो अदालत की तरफ से मिलेगा या सरकार के किसी विभाग की तरफ से। उनका कहना था कि यह कार्रवाई तभी होगी जब मामला भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी देशों के साथ संबंध और किसी ऐसे अपराध से जुड़ा हो जिनमें 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर से जोड़ने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल कदमी की पंजीकरण शुल्क को माफ किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को सत्यापित ऑनलाइन शिक्षक छात्र पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्रों को यह डिजी लॉकर के साथ जोड़ने की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। अब छात्रों को जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र स्वतः ही डिजी लॉकर में सुरक्षित कर लिए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर प्रमाण पत्रों को देखा जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि डिजी लॉकर ऐप को एंड्रॉयड और आईफोन पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। यही नहीं, NCTE की ओर से जारी OTPRMS प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 200 रुपये का पंजीकरण शुल्क भी माफ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे बड़ा लाभ होगा, साथ ही लोगों को कारोबारी सुगमता के साथ डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। मालूम हो कि डिजी लॉकर ऐसी प्रणाली है जहां दस्तावेजों को
डिजिटल फॉर्मेट के तौर पर सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका बड़ा फायदा यह भी है कि कहीं भी सॉफ्ट कॉपी को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ मोबाइल फोन के जरिए कहीं भी उठाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-2021 समाप्त हो जाएगा और 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। ऐसे में करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर संबंधी सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे हो जाएं। जुर्माने से बचने के लिए करदाताओं को इसी महीने कुछ कार्य निपटा लेने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड के काम पूरे करें। 31 मार्च तक आपको ITR, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि से जुड़े कुछ काम पूरे करने होंगे। चालू वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर कोई भी आयकर रिटर्न 1 अप्रैल या इसके बाद दायर करता है तो उसे लेट या बिलडेड रिटर्न कहा जाता है। यदि आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसमें कोई भी बदलाव किए जाने हैं तो करदाता को एक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होता है। संशोधित रिटर्न की समय सीमा 31 मार्च है। आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो उसे जल्द कर लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 17 मार्च 2020 को लागू की गई विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। योजना का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना और सरकार के साथ साथ करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। अग्रिम कर आयकर कानूनों के तहत यदि किसी व्यक्ति पर एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की कर देता है तो वह 4 किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए अग्रिम कर की चौथी किस्त का भुगतान करने की समय सीमा 15 मार्च है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रांची के राजकुमार और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को IPL के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। तस्वीर में माही अपने बाल मुंडवा रखे हैं और वो बौद्ध भिक्षुकों के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं। उनके बैठने की मुद्रा और पहनावे के कारण लोग धोनी की तुलना बौद्ध भिक्षुक से कर रहे हैं। धोनी की ये तस्वीर किसी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कैंप की है। खबरों की माने तो ये तस्वीरें किसी विज्ञापन के लिए लिया गया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चली है। इस तस्वीर पर यूजर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नए अवतार में धोनी की तस्वीर सोशल मीडिया फैंस शेयर कर रहे हैं। उधर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ियों ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी चरण के लिए नेट अभ्यास शुरू कर दिया है। इससे पहले खिलाड़ियों को नियमों के तहत क्वारंटीन में रहना पड़ा और RT-PCR जांच में नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें अभ्यास शुरू किया। टीम की गत सोमवार को शुरू हुए शिविर में करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा अनुभवी बल्लेबाज अंबाती रायडू, ऋतुराज गायकवाड़ और कुछ अन्य खिलाड़ियों ने नेट अभ्यास किया। पिछले दिनों हुई खिलाड़ियों की नीलामी में टीम के साथ जुड़े तमिलनाडु के S जगदीशन धोनी और रायडू के साथ अभ्यास किया। आपको बता दें कि IPL का आगाज 9 अप्रैल को होगा, जबकि चेन्नई की टीम अपने अभियान को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 10 अप्रैल को शुरू करेगी। IPL एक बार फिर भारत में खेला जाएगा, जिसके कारण फैंस उत्साहित हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 3 बार IPL पर कब्जा जमाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज का दौर ऑनलाइन शॉपिंग का है। घर बैठे ही हम अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मंगा लेते हैं, मगर इसमें प्रोडक्ट को लेकर संशय बना रहता है कि वो असली होगा या नकली होगा।
नकली निकला तो क्या इसे हम वापस कर पाएंगे? तो हम जैसे लोगों के लिए सरकार नया नियम लाने की तैयारी में है। डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार सेफ गार्ड के उपाय कर रही है। राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति के मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है। नीति में कहा गया है कि सरकार निजी और गैर निजी डेटा पर मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। अभी यह नीति विचार विमर्श की प्रक्रिया में है। इसके साथ ही किसी उद्योग के विकास के लिए डेटा इस्तेमाल करने की पॉलिसी तय की जाएगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार मंडल के सीनियर अधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में इस मसौदे पर विचार विमर्श किया गया। मसौदे में कहा गया है कि उपभोक्ताओं की प्रोडक्ट और सेवाओं से जुड़ी सभी जानकारियां मिलनी चाहिए। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी देनी चाहिए कि संबंधित उत्पाद का मूल देश कौन सा है। भारत में मूल्य में क्या जोड़ा गया है? मसौदे में कहा गया है कि उचित प्रतिस्पर्धा के लिए ई कॉमर्स कंपनियां अपने मंच पर रजिस्टर्ड सभी विक्रेताओं और वेंडरों के साथ समानता वाला व्यवहार बर्ताव करें। मसौदे में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके मंच पर बिकने वाला प्रोडक्ट नकली है, नकली ना हो। इसके लिए सेफ गार्ड के उपाय करने होंगे। यदि किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के मंच से जाली उत्पाद बेचा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी ऑनलाइन कंपनी और विक्रेताओं की होगी। मसौदे में कहा गया है कि औद्योगिक विकास के लिए डेटा साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए डेटा रेगुलेशन तय किए जाएंगे। सहभार भड़ास फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।